नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो ये दशकों पुराना तनाव है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, आज के जो टकराव हैं उनकी वजहें और हाँ, दोनों देश इसे कैसे देखते हैं इस पर रोशनी डालती है। हाँ, ये समझना जरूरी है। कोशिश यही है कि इस उलझी हुई कहानी के जो अहम मोड़ हैं उन्हें समझें कि भाई ये यहाँ तक पहुंचे कैसे। और ये बात वाकई सोचने वाली है जो आपने कही। हाँ, कि ये हमेशा से दुश्मन नहीं थे। हाँ, एक वक्त था जब इनके बीच ठीक ठाक मतलब कामकाजी रिश्ते थे। हाँ। आज की कड़वाहट देखकर तो यकीन करना मुश्किल होता है। तो 1979 से पहले क्या था शाह के जमाने में? देखिए, 1979 की ईरानी क्रांति से पहले शाह के दौर में माहौल बिल्कुल अलग था। तब ईरान और इजराइल दोनों खुद को इस अरब बहुल इलाके में गैर अरब ताकतों की तरह देखते थे। अच्छा। उनके कुछ साझा हित थे, जैसे अरब राष्ट्रवाद का बढ़ता असर रोकना या सोवियत यूनियन का प्रभाव कम करना। तो एक तरह की मजबूरी की दोस्ती कह सकते हैं। इजराइल ने तो ईरान की सेना और उनकी जो खुफिया एजेंसी थी सावक, उसे ट्रेनिंग देने में भी मदद की थी। ये एक मतलब रणनीतिक साझेदारी जैसी थी। हालांकि अंदरूनी शक शुबे तो तब भी थे। फिर ये सब बदला कैसे? जाहिर है 1979 की जो इस्लामिक क्रांति हुई वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ बिल्कुल, वो क्रांति निर्णायक थी। आयतुल्ला खुमैनी के आने के बाद जो नई इस्लामी हुकूमत आई, उसने इजराइल को पूरी तरह से खारिज कर दिया। खारिज कर दिया मतलब उसे छोटा शैतान कहा, अमेरिका का एक एजेंट माना, पश्चिम से रिश्ते तोड़े और इजराइल के साथ तो समझिए खुली दुश्मनी का ऐलान हो गया। यहीं से वो बीज पड़े जो आज इतना बड़ा पेड़ बन गया है। और ये दुश्मनी सिर्फ बातों में नहीं रही होगी, जमीन पर कैसे आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। 80 के दशक से ही ईरान ने खुलकर इजराइल के विरोधी गुटों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि खासकर लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी संगठन। तो सीधी जंग के बजाय एक क्या कहते हैं प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई। प्रॉक्सी वॉर मतलब पर्दे के पीछे से लड़ाई। हाँ बिल्कुल, मतलब हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए हमले करवाना, साइबर अटैक करना, या फिर जैसे सीरिया या यमन है वहां विरोधी गुटों को हथियार और पैसा देना। और इजराइल ने क्या किया? इजराइल भी चुप नहीं बैठा। उसने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं या शक है कि किए हैं, और कई ईरानी कमांडर वगैरह को निशाना बनाया है। तो ये सिर्फ विचारधारा की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे और भी गहरी वजहें लगती हैं। एक तो शायद ये कि दोनों को एक दूसरे से अपने वजूद को खतरा महसूस होता है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कारण है। इजराइल के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा खतरा है। खासकर जब ईरान के नेता इजराइल को मिटाने की बात करते हैं और हिजबुल्लाह जैसे गुटों को पैसा और हथियार देते हैं। और ईरान अघोषित परमाणु हथियार हैं, और अमेरिका के साथ उसकी जो इतनी गहरी दोस्ती है वो उसकी अपनी सुरक्षा के लिए खतरा है। ये एक तरह का समझिए सिक्योरिटी डिलेमा है। एक का सुरक्षा कदम दूसरे के लिए खतरा बन जाता है। सही बात है। और इस डर के साथ साथ क्या ये इलाके में अपना दबदबा बनाने की भी लड़ाई है? बिल्कुल, ये सिर्फ सुरक्षा की चिंता नहीं है, ये रीजनल पावर बनने की होड़ भी है। कैसे? ईरान अपना असर बढ़ाना चाहता है, जिसे अक्सर शिया क्रीसेंट या शिया प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। मतलब इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, इन जगहों पर अपने समर्थक गुटों के जरिए ताकत बढ़ाना। और इजराइल? और इजराइल अपनी जो मिलिट्री और टेक्नोलॉजी की बढ़त है उसे बनाए रखना चाहता है। वो ईरान को इस तरह फैलने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। सीरिया में जो हम अक्सर झड़पें देखते हैं वो इसी खींचतान का नतीजा है। और ये जो फिलिस्तीनी मुद्दा है ये कहाँ आता है सब में? क्या ये ईरान के लिए सिर्फ एक नारा है या वाकई कोई अहमियत है? देखिए, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। ईरान खुद को फिलिस्तीनी हकों का सबसे बड़ा चैंपियन दिखाता है। हाँ, प्रतिरोध करने तक कहता खुद को। बिल्कुल, रेजिस्टेंस का लीडर। वो हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों को मदद भी करता है, जिसे इजराइल आतंकवाद कहता है। हाँ, इजराइल इसे सीधे आतंकवाद को बढ़ावा देना मानता है। तो ये मुद्दा ईरान के लिए वैचारिक तौर पर भी जरूरी है और इस इलाके की पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने का एक जरिया भी है। तो मतलब सुरक्षा का डर, ताकत की लड़ाई और विचारधारा का टकराव। एक यहूदी लोकतांत्रिक देश और एक क्रांतिकारी इस्लामी गणराज्य। जरा दोनों के नजरिए को और साफ करें। इजराइल की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? इजराइल के लिए सुरक्षा सबसे ऊपर है। उसकी पहली कोशिश है ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना।
और उसके मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करना और हिजबुल्लाह जैसे जो प्रॉक्सी गुट हैं उन्हें कमजोर करना। इजराइल अपनी आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के लिए ईरान या उसके सहयोगियों पर पहले हमला करने की बात भी करता है और वो चाहता है कि पूरी दुनिया ईरान पर दबाव बनाए रखे। और ईरान इस सब को कैसे देखता है? जाहिर है उसका नजरिया बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल उल्टा। ईरान इजराइल को एक नाजायज मतलब अवैध देश मानता है जिसे पश्चिमी ताकतों ने इस इलाके पर थोपा है। अच्छा। वो फिलिस्तीनी और लिबनानी गुटों की मदद को जुल्म के खिलाफ एक जायज प्रतिरोध मानता है। वो खुद को एक बड़ी रीजनल पावर समझता है और दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम तो शांति के लिए है। और अमेरिका इजराइल गठबंधन उसे वो अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश की तरह देखता है। तो कुल मिला के देखें तो ये ईरान इजराइल संघर्ष जो है वो इतिहास, विचारधारा, सुरक्षा के डर और इलाके में चौधरी बनने की ख्वाहिश का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। कोई आसान हल तो नजर नहीं आता। सही कहा आपने, कोई आसान हल नहीं है और इस संघर्ष को समझे बिना मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को समझना लगभग नामुमकिन है। हाँ। और इसका असर सिर्फ इन्हीं दो देशों पर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ता है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद श्रोताओं के सोचने के लिए कि क्या इन दोनों देशों के अंदर जो राजनीतिक बदलाव आ सकते हैं या फिर जैसे एक दुनिया के बाकी देशों का रवैया बदलता है, अमेरिका का, अरब देशों का, क्या ये सब भविष्य में इस टकराव की दिशा को बदल सकते हैं? ये एक अहम सवाल है आगे देखने के लिए। हाँ, ये देखने वाली बात होगी।